कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? अभी तक हमने बात की वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर की, उसकी जितनी भी थ्योरी थी हमने उसका रिवीजन किया। आज हम बात करने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस अलोंग विद द नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे नीट में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, और आपको जैसा कि मैं हमेशा बोलता रहा हूं कि नीट में बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आपने कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी है, अच्छी सिंपल बेसिक प्रॉब्लम, बहुत हाई लेवल हाई कैलकुलेटिव ये प्रॉब्लम्स नहीं पूछी जाती हैं। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट बेसिस और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन तो बहुत कम आती है नीट में, क्योंकि उनको मालूम है मेडिकल वाला स्टूडेंट्स मैथ से डरता है, तो मैथ्स बहुत बेसिक रखते हैं। आप कह सकते हो कि बेसिक मैथ से आपका काम चल जाता है। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है कि आपको कंसेप्ट की प्रैक्टिस, कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझना है, प्लस उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स की। और अगर आप इतना करते रहे और अगर साथ साथ जैसा कि मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं वो सॉल्व करते रहे और रिवीजन प्रॉपर्ली करते रहे, तो आप डेफिनेटली उसमें बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, so my name is Vivek Singh Rathod and let's start this new class. So the first question we are going to discuss about is that came in 2019. It's a very basic conceptual question. आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। The question says that a mass m is attached to a thin wire and whirled in a vertical circle. ध्यान रखेंगे, वर्टिकल सर्कल में एक बेसिकली जो स्टोन है उसको आपने एक स्ट्रिंग से टाई करके और उसको वर्टिकल सर्कल में आप उसको घुमा रहे हैं। ठीक है, द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक। अब ये वायर सबसे ज्यादा चांसेस हैं ब्रेक होने के कहां पर होते हैं, और चार ऑप्शन दे रखे हैं। द मास इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, द वायर इज हॉरिजॉन्टल, द मास इज एट द लोएस्ट पॉइंट एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। अब आप देखिए, पहले तो बेसिक सा कंसेप्ट है कि वायर जो है वो टूटेगा कब। वायर टूटता है जब उसमें टेंशन बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो टेंशन सबसे ज्यादा कहां हो सकती है ये हमको पता है कि सर टेंशन इज मैक्सिमम एट द लोएस्ट पॉइंट। अगर आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ये कंसेप्ट पता है तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। करेक्ट, कि भाई सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेंशन कहां होता है? सर सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेंशन होता है लोअर मोस्ट पॉइंट पे, और वहीं पे आप बोल सकते हो कि जब सबसे ज्यादा टेंशन वहां होता है तो सबसे ज्यादा चांसेस कहां है टूटने के? लोअर मोस्ट पॉइंट पे। आप बताइए इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा? जितना आपको क्वेश्चन को रीडिंग करने में लगा सिर्फ उतना टाइम। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब जिसको कंसेप्ट ही नहीं पता वो तो क्वेश्चन पढ़े या ना पढ़े उसके लिए तो ये बेकार है। एक और क्वेश्चन आया 2019 में कोलिजन पे बेस्ड था। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोलता है द बॉडी ए ऑफ मास 4m मूविंग विद स्पीड u collides with another body of mass 2m at rest. ठीक है, एक बॉडी है 4m की जो कि u स्पीड से मूव कर रही थी, और दूसरी बॉडी है 2m मास की जो कि रेस्ट पे थी। द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर। आप इस डेटा को हाईलाइट कर लीजिए कि सर कोलिजन कैसा हेड ऑन है और इलास्टिक नेचर का है। ये जो दो डेटा हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको हाईलाइट कर लीजिए। After the collision, the fraction of energy lost by the colliding body A is. ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कितनी एनर्जी A से कम हो गई है, लॉस्ट हो गई है उसकी, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को ट्राई करें एंड देन सॉल्यूशन देखें। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी लगेगी। तो सॉल्यूशन देखते हैं। मैंने कहा सॉल्यूशन देखने से पहले सबसे पहले आपको फिगर बनाना होता है। क्या बनाना होता है? फिगर। आपने बोला कि सर फिगर के बिना तो क्वेश्चन करेंगे। मैंने कहा एक ए बॉडी है, 4m मास है और u स्पीड से जा रही है। दूसरी बॉडी बी है, 2m मास है और उसकी कितना है? रेस्ट पर है। आपने बोला कि सर जब इलास्टिक नेचर का है, ठीक है, तो मुझे एनर्जी लॉस बतानी है। किसकी? इसकी। तो एनर्जी लॉस मुझे इनिशियल एनर्जी तो पता है। अगर कोई मुझसे पूछे इसकी इनिशियल एनर्जी ए की कितनी है, फॉर ए के लिए जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है दैट इज इक्वल टू हाफ m की वैल्यू है 4m इंटू यू स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। मैंने कहा फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए फाइनल स्पीड निकालनी पड़ेगी। इस पार्टिकल को अगर 1 बोला है, इसको 2 बोला है, तो आपको पता है कि जो v1 आपको निकालना है, v1 क्या होता है सर? m1 माइनस m2 इंटू u1। फॉर्मूले लिखने की आदत डालें। जितना ज्यादा आप फॉर्मूला लिखेंगे आप उतनी ज्यादा उसको याद कर लेंगे एक तरीके से। m1 प्लस m2 जब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ
M2U2 अपॉन M1 प्लस M2। इसमें मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्योंकि U2 जो है वो 0 है तो ये वाला टर्म तो वैसे ही 0 हो गया, मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। U1 की वैल्यू U है और आप वैल्यू पुट करेंगे तो V1 की जो वैल्यू आ रही है जरा देखो, M1 की वैल्यू है 4M माइनस 2M, दोनों का सम करेंगे तो 6M और U, ये आपकी V1 आ गई। मैंने कहा V1 को यहां पर लिख लेते हैं, V1 इज इक्वल टू 4M माइनस 2M इज बेसिकली 2M और M से M कैंसिल हो जाएगा, ये M कैंसिल हो गया तो कितना बचा 2/6U दैट इज U/3। तो ये आपकी फाइनल स्पीड बची। तो मैंने कहा सर A के लिए जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ रही है वो आ रही है हाफ, M की वैल्यू है 4M और V स्क्वायर कितना होगा U²/9। क्योंकि मुझसे काइनेटिक एनर्जी लॉस का फ्रैक्शन पूछा है तो आप बोलोगे फ्रैक्शन कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट, ध्यान रखें काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट जो होगा वो होगा सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये फ्रैक्शन मुझसे पूछा गया है। मैंने कहा जरा वैल्यू पुट कर दो, आप बोलोगे हाफ इंटू 4M U², कॉमन ले लिया मैंने, यहां बचेगा देखिए U², इनिशियल कितना था, इनिशियल तो यही था तो आप बोलोगे 1 माइनस 1/9 अपॉन हाफ 4M U²। सर ये चीज कैंसिल हो गई, ये होगा कितना सर, दैट इज 8/9। द करेक्ट आंसर इज 8/9। आप जरा देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन थी लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा था नहीं कि आप बोलेंगे ये क्वेश्चन कैसा है, टफ है। क्यों? क्योंकि सर आपको बेसिक सी चीजें पता थी, कुछ भी नहीं करना पड़ा आपको इसमें, ठीक है। तो ये आपके 2019 के 2 क्वेश्चन थे जिसमें एक तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था जिसको आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, दूसरे में आपको बेसिक, आपको ये फॉर्मूला अगर आपको याद आ रहा है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में फिर कुछ भी नहीं बचता है। ये फॉर्मूला आपने डायरेक्टली पुट किया और आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी लॉस या फ्रैक्शन क्या होता है। अगर आपको ये चीजें पता है तो 2019 के क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाते हैं। तो आपने देखा कितने इजी क्वेश्चन आते हैं सर, इतने ही इजी क्वेश्चन आते हैं हमेशा। ये 2019 के क्वेश्चन है, बहुत ही लेटेस्ट, अब इससे ज्यादा लेटेस्ट क्या हो सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। So the next question is from 2018। तो देखिए 2018 का क्वेश्चन क्या बोलता है, वो बोलता है सर अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट एंड स्लाइडिंग अलोंग अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक, फ्रिक्शनलेस को हाईलाइट करेंगे। हमेशा देखिए आदत डालिए, ये क्वेश्चन जो पार्ट होते हैं ना, आप इसकी हाईलाइट डालिए, इनको आपको हाईलाइट करने की। फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम अ हाइट h as shown in figure just completes a vertical circle of diameter AB equal to D. The height h is equal to, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कीजिए एंड उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। मैं जरा देखते हैं किस टाइप से आपको दे रखा है। तो बेसिकली इसने बोला है कुछ ऐसा, ये ऐसा है, ये बॉडी यहां से छोड़ी गई है, h हाइट है, ठीक है, और आप बोलते हो ये बॉडी यहां आके और जस्ट कंप्लीट कर रही है सर्कुलर मोशन, ठीक है, जस्ट कंप्लीट कर रही है। अगर हम बात करें तो ये ए बी दे रखा है शायद और इसका वैल्यू दे रखी है, ए बी की वैल्यू दे रखी है डायमीटर डी। ये आपका फिगर है, ठीक है, ये इस तरीके से फिगर दे रखा है, ठीक है, ए बी की वैल्यू दी रखी है। तो आपको बताना हाइट एच कितनी होगी इसके टर्म्स में। तो देखिए भाई आपको ये पता है कि सर यहां पे जब ये बॉडी यहां पहुंचेगी, ठीक है, जब ये बॉडी यहां पहुंचेगी लोअर मोस्ट पॉइंट पे, जब ये सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेगी तो इसकी जो वेलोसिटी v होगी दैट विल बी इक्वल टू √2gh। आप एनर्जी कंजर्वेशन से लगाएंगे तो भी यही आएगी। आप चाहे h बॉडी को ऐसे ड्रॉप, h साइड से बॉडी को ड्रॉप कीजिए या फिर आप इस तरीके से फ्रिक्शनलेस ट्रैक पे बॉडी को इस तरीके से कीजिए, जो वेलोसिटी होगी, जब स्पीड होगी, जब आप ये ग्राउंड पे बॉडी पहुंच रही होगी तो कितनी होगी √2gh। और दिस v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √5gr, है ना। अगर इसका रेडियस r माने तो आप बोलोगे सर दिस v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr फॉर कंप्लीटिंग दी सर्कल। इसने बोला जस्ट कंप्लीट किया सर्कल, तो कौन सी वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी आपको, एग्जैक्टली इक्वल टू वाली। दिस v इज इक्वल टू √5gr, ठीक है, मैंने कहा इक्वेट कर दीजिए और आंसर आ गया। v की वैल्यू है √2gh और यहां पे आएगा √5g, r की वैल्यू मतलब कितना हो गया d/2, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए तो 2gh इज इक्वल टू 5g d/2, g से g कैंसिल हो गया
तो देखिए भाई h की वैल्यू कितनी आ गई 5d/4। कितना हो गया 5d/4 एंड दिस इज द आंसर। अब देख लीजिए कितना टफ क्वेश्चन था। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर रखे होते हैं, ठीक है। तो ये जनरली हर एक किसी भी बुक का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर होता है स्टैंडर्ड, और मुझे तो ये रिजल्ट याद रहता है, ठीक है। जब भी आपके h हाइट से इस टाइप से बॉडी को ड्रॉप करेंगे तो h शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2r। ये होता है इसका रिजल्ट। 2.5r से h ज्यादा या बराबर होना चाहिए टू कंप्लीट द सर्कल। और देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली कितना आ रहा है। अगर मैं d के डायमीटर के टर्म्स में बोल रहा हूं तो 5/4d आ रहा है, और रेडियस के टर्म्स में बोलूंगा तो 5/2r आएगा एग्जैक्टली। तो ये मुझे याद भी रहता है, नहीं तो इसमें कुछ बचता नहीं है। बहुत ही सिंपल से 2 स्टेप में सॉल्व हो जाता है, बहुत ज्यादा मेहनत इसमें नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। So now let's move on to the next question. The next question is again from 2018. Every year देखिए 2 क्वेश्चन आपके वर्क एनर्जी पावर से बड़े आराम से आ रहे हैं। जनरली एक उसमें कोलिजन का होगा और एक बाकी पोर्शन से क्वेश्चन आ रहा है। ये इसका ट्रेंड है, तो कोलिजन में से मतलब आप देखिए एक नए क्वेश्चन एवरी ईयर ऑलमोस्ट आ रहा है। देखते हैं 2018 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है। उसने बोला a moving block having mass m collides with another stationary block having mass 4m. The lighter block comes to rest after collision. When the initial velocity of the lighter block is v, then the value of coefficient of restitution is. समझ में आया? आपने इंपॉर्टेंट डेटा को हाईलाइट किया होगा। उसने बोला एक मूविंग ब्लॉक जो है वो m है और एक रेस्ट पर है वो 4m है। मैंने कहा चलो बना लेते हैं कैसे है। उसने बोला कि सर एक मूविंग ब्लॉक है m और एक रेस्ट पर है जिसको बोलते हैं 4m, ठीक है। अब आप बोलते हैं कि सर यहाँ पे मूविंग ब्लॉक की वेलोसिटी दे रखी है v, इनिशियल वेलोसिटी शायद से देख लेते हैं। मैंने कहा डेटा इंपॉर्टेंट है। व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर ब्लॉक इज v और आपसे e की वैल्यू पूछी गई है और आपको पता है ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। इसकी जो फाइनल वेलोसिटी पूछी बताई गई है वो 0 है। इसकी फाइनल वेलोसिटी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया गया है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा, ठीक है। आपको इसका आंसर देना है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ठीक है। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विद प्रॉपर साइन। हमको v2 नहीं पता है, v1 पता है, u1 पता है, u2 पता है। v2 हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन अप्लाई, है ना। इसमें एक हमको ई फाइंड आउट करना है, बट हमें अभी तो v2 भी नहीं पता है। तो v2 अगर मुझे पता चल जाए किसी भी तरीके से तो मैं कह सकता हूं कि यस, हम बता सकते हैं कि ई कितना होगा। मैंने कहा सर v2 पता करना बहुत इजी है। आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको v2 का डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, देखिए, ठीक है, v2 का डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप उसको अप्लाई करेंगे तो वहां से भी e के टर्म्स में इक्वेशन आएगी। किसके टर्म्स में इक्वेशन आएगी, मैं आपको फॉर्मूला एक बार लिख देता हूं। दैट विल बी इक्वल टू, देखिए, 1 प्लस e टाइम्स ऑफ m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, और दूसरा आएगा m2 माइनस e टाइम्स ऑफ m1 इंटू u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो जरा देखिए e के टर्म्स में v2 की वैल्यू आ जाएगी और अगर आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने कहा लेकिन इससे थोड़ा सा लेंथी हो रहा होगा, हम इस प्रोसेस को नहीं अपनाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें e आ रहा है, इक्वेशन आएगी, इसमें रखेंगे तो वैल्यू आंसर उससे भी आएगा, बट ये लेंथी हो रहा है। मैं चाहता हूं कि एक सिंपल सा प्रोसेस, मैंने कहा सर एक मोमेंटम कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन अगर हम लगाएंगे तो जरा देखिए, इनिशियल मोमेंटम कितना है बिफोर कोलिजन, दोनों बॉडी का मिला के आप बोलोगे सर m इंटू u1 प्लस 4m इंटू 0, दैट शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम इसने बोला है कि कितनी है, इसने बोला है कि सर इसका तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो आप बोलोगे m इंटू 0 प्लस 4m इंटू v2, और आप यहां से v2 बहुत आसानी से निकाल सकते हो। जरा देखिए कितना आ रहा है v2, ये तो हटाई दो, 0 हो गए। तो v2 की जो वैल्यू आ रही है, जरा देखिए कितनी आ रही है, m u1 अपॉन 4m, m से m कैंसिल, दैट इज u1 बाय 4। कितनी आ रही है, u1 बाय 4, पॉजिटिव आ रही है, मतलब इसी डायरेक्शन में। अब क्वेश्चन खत्म हो गया, अब क्वेश्चन खत्म हो गया। जरा देखो v2 की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो v2 की वैल्यू कितनी आ रही है, u1 बाय 4 माइनस v1 की वैल्यू कितनी है, 0 अपॉन u1 की वैल्यू कितनी है, v माइनस, और u2 की वैल्यू कितनी है, 0।
सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आंसर, दैट इज V2 की वैल्यू आ रही है U1 मतलब कितना है V, है ना, U1 कितना है V, तो V/4, तो आप लिखेंगे V/4 अपॉन V, तो दैट इज इक्वल टू 1/4 इज आंसर। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। देखिए कोलिजन में थोड़ी सी कैलकुलेशन तो आती ही आती है, कैलकुलेशन तो हमको करनी पड़ेगी, बट इसको हमने दो तरीके बताए और दो तरीके हमेशा में फास्टेस्ट मेथड आपको अपनाना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। एक एक स्टेप को प्रॉपरली देखिए, जब तक खुद आपसे अपने आप ये स्टेप से प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तब तक आपको इनको अप्लाई करना होता है। बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है, बस हमें थोड़ा स्टेप फाइंड आउट करने पड़ते हैं कि इनकी हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। कुछ लोग इससे निकालेंगे, थोड़ा लेंथी हो जाएगा आंसर, उनका भी आएगा, मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे अगर ये स्ट्राइक कर जाए, देखिए बहुत इजी, एक स्टेप आपने ये निकाला, इसमें ये वैल्यू रखी और दो स्टेप में आपका आंसर आ गया, दैट्स इट। ये 2018 के दो क्वेश्चन देखे थे, हमने कहा देखते हैं और क्वेश्चंस। 2017 का क्वेश्चन है, जरा देखिए, इसने बोला कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम falling from a height of 1 kilometer. It hits the ground with a speed of 15 meter per second. Take G constant with a value of 10 meter per second square. The work done by gravitational force and the resistive force is। 4 आपको ऑप्शन दे गए हैं और उसमें से आपको आंसर पता करना है। मेरे इंपॉर्टेंट डेटा हाईलाइट कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करें एंड देन सॉल्यूशन देखें। मेरे जो इंपॉर्टेंट डेटा आपने हाईलाइट किया होगा उसमें आया होगा, जरा देखें, रेन ड्रॉप का मास है दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम, दैट इज 10 to the power -3 kg। हाइट जो दे रखी है वो दे रखी है 10 की पावर 3 मीटर, कितनी दे रखी है 10 की पावर 3 मीटर, और उसने बोला है कि जी की वैल्यू मुझे कांस्टेंट मानना है। कितनी मानी है, जी की वैल्यू मुझे कांस्टेंट मानना है, और जो फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, जब वो ड्रॉप ग्राउंड को हिट कर रहा है तो जो वेलोसिटी है वो दे रखी है आपकी 15 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0, यहां से बॉडी, यहां से रेन ड्रॉप स्टार्ट हो रही है, नीचे पहुंचने पहुंचे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 15 मीटर पर सेकेंड हो गई है, ठीक है। तो आपको बताना है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड द वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। मैंने कहा बहुत सिंपल सी बात है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, देखिए फोर्स नीचे कंटिन्यूअसली कितना लग रहा है m × g, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है सर, नीचे की तरफ ही हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 3 मीटर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो आ रहा है वो सिंपल कितना आएगा mg × h। फोर्स भी नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, दोनों के बीच का एंगल भी कितना 0, और दोनों कांस्टेंट है, तो मैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगा रहा हूं डायरेक्टली, एंड दैट इज इक्वल टू mg × h। आप चाहो तो इसकी वैल्यू रख दो 10 की पावर -3, g की वैल्यू है 10 और h की वैल्यू है 10 की पावर 3, सो दैट इज इक्वल टू 10 जूल जो आ गया वो आपका वर्क डन ग्रेविटी आ गया। अब देखिए मुझे इतना पता है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन या रेजिस्टिव फोर्स जिसको बोला है, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है सर, इनिशियल तो 0 थी, फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है वही चेंज हो गया, तो आप बोलोगे सर वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें। मैंने कहा वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव है 10, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन या रेजिस्टिव फोर्स मुझे फाइंड आउट करना है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया हाफ, m की वैल्यू है 10 की पावर -3, और वेलोसिटी का स्क्वायर कितना हो गया 50 का स्क्वायर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। आप बोलोगे बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा जरा देखिए ये -3 है, ये एक 0, ये बचेगा -1, ठीक है। आप बोलोगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन या रेजिस्टिव फोर्स इज 10 की पावर -1 को हम बोल देंगे 5 बाय, ये नीचे आएगा तो कितना होगा 10 की पावर, तो 5/20, और ये इधर जाएगा तो -10, ठीक है। ये कितना हो गया 1/4। आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू 1/4 -10, दैट इज सॉल्व करेंगे 1 - 40/4, और लगभग ये आ रहा है आपका -39/4। तो अब आपको क्या करना है, ये वैल्यूज पुट करके और आपको आंसर निकालने हैं, ठीक है। मैंने कहा जरा देख लेते हैं चारों ऑप्शंस में कौन सा मैच कर रहा है। मैंने कहा पहले तो देखो फर्स्ट पार्ट जिसका 10 जूल आ रहा हो ग्रेविटी, कितनों में 10 जूल आ रहा है, केवल 4th में आ रहा है, मतलब मुझे सर ये सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। अगर मैं ऑप्शन देख लूं तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला अगर मुझे निकालना आ गया, मुझे ये नहीं भी आता है तो भी मैं ऑप्शन क्लिक कर रहा हूं, बिकॉज देयर इज ओनली वन ऑप्शन विद वर्क डन बाय ग्रेविटी जिसमें 10 जूल है, ओनली एक ही ऑप्शन है जिसमें 10 जूल है, तो फिर मुझे आगे क्यों परेशान होना है। फिर भी मैंने कहा प्रॉपर अगर मेथड मुझे आना चाहिए, बिकॉज जरूर है ना कि हमें इतने इजी ऑप्शंस हमेशा आ जाएं, ठीक है।
तो इस तरीके से एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए। मैंने क्या क्या किया है आप जरूर देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक बट अच्छा क्वेश्चन, कुछ भी नया नहीं है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। ये वर्क एनर्जी एंड थ्योरम लगी है इसमें, और वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेज आपको निकालना सीखा हुआ है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अगेन फ्रॉम 2017। क्या है क्वेश्चन जरा देखते हैं। उसने बोला अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के, हाईलाइट करें के को, is cut into lengths of ratio 1, 2 and 3. They are connected in series and the new force constant is K dash. Then they are connected in parallel and force constant is K double dash, and then you have to find the ratio of K dash and K double dash. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि सर एक स्प्रिंग है, जरा देखिए आप इसको सॉल्व करें, अटेम्प्ट करें, उसके बाद सॉल्यूशन को देखेंगे। एक स्प्रिंग थी जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था, K था। अब उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, वो 3 पार्ट का जो रेशियो है 1:2:3 में, करेक्ट। अगर मैं टोटल लेंथ की बात करूं, ये L है इसकी, मान लो ये टोटल लेंथ इसकी कितनी है, L है। तो मैं कहूंगा कि सर इसको ऐसे डिवाइड किया गया है, मैं इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा तो हर एक पार्ट का कितना होगा, L/6। 3 + 2 + 1 कितना हुआ, 6। यार रेशियो सॉल्व करने के तरीके होते हैं ये। टोटल कितने हैं, 6 हैं। मैंने कहा 6 अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर एक की लेंथ कितनी आएगी, L/6। पहला पार्ट कितने का है, एक पार्ट का ही है, तो मतलब ये L/6 का है। दूसरा कितना है, 2 पार्ट को मिला के बना होगा, मतलब 2L/6 का है। और तीसरा कितना है, 3 पार्ट को मिला के बना हुआ है, तो 3L/6 की लेंथ है। तो आपकी जो लेंथ के रेशियो आए हैं वो ऐसे आए हैं, जरा देखिए। ठीक है, आप बोलोगे सर पहली लेंथ आई L/6 की, दूसरी आई 2L/6 की, और तीसरी है 3L/6 की। अब मुझे एक चीज और पता है कि जो K होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। K कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। अगर L लेंथ का स्प्रिंग कांस्टेंट K है तो आप बोलोगे L/6 का कितना हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, अगर L लेंथ का स्प्रिंग कांस्टेंट K है तो L/6, L को 1/6 कर दिया गया है तो K कितना हो जाएगा, 6K हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6K। तो आप बोलोगे पहले वाले का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो होगा 6K। ठीक है, नाउ अगर हम बात करेंगे कि सर पहले, आप इसको जरा एक और चाहो तो सॉल्व कर लो, दैट इज इक्वल टू L/6, L/3, L/2, ये इनके रेशियो एंड लेंथ के है ना। तो मैंने कहा सर जब L/6 पार्ट हुआ तो उसका जो K आया वो आया 6K। ध्यान रखेंगे, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, उसके हिसाब से मैं सॉल्व कर रहा हूं। और सॉल्व करने का तरीका सीख लीजिए, कई बार रेशियो ऐसे ही सॉल्व करने आते हैं चाहिए हमको। अगर मैंने लेंथ को L/3 किया, लेंथ को 1/3 टाइम्स किया तो K कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स। तो आप बोलोगे सर इसका जो दूसरे का K आ जाएगा वो 3K आ जाएगा। अब मैंने बोला अगर लेंथ को हाफ कर दिया तो K कितना हो जाएगा, डबल। तो ये कितना हो जाएगा, 2K। तो जो 3 पार्ट के आपके स्प्रिंग कांस्टेंट के जो आए हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट आए हैं, अगर मैंने इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K बोला है तो एक पार्ट का आएगा 6K, दूसरे का आएगा 3K और तीसरे का आएगा 2K। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। L को हाफ करोगे तो K डबल होगा, L को 1/3 करोगे तो 3 टाइम्स होगा, L को 1/6 टाइम करोगे तो K आपका 6 टाइम्स हो जाएगा। अब अगर मैं इनको सीरीज में कनेक्ट करूं तो जो K इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। सीरीज के लिए ये होता है, और उसने K इक्विवेलेंट को बोल दिया है K डैश, दैट इक्वल टू 1/K1 कितना है, 1/6K प्लस 1/3K प्लस 1/2K। है ना, मैंने कहा जरा एलसीएम लेके देखो, है ना। एलसीएम लिया तो देखिए कितना आ रहा है, आप बोलोगे 6K 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना है ये, 6/6K दैट इज इक्वल टू 1/K। आपने बोला सर 1/K डैश की वैल्यू आ रही तो K डैश कितना आ गया, सर वो K के बराबर। सर मैं आपको देखो ये डाइट करना सिखाऊंगा, अभी तो मैंने प्रॉपर मेथड से सिखाया। मैंने कहा अगर मैंने इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन किया, पैरेलल किया तो पैरेलल में तो भाई साहब K डबल डैश किसके बराबर हो जाएगा, K1 प्लस K2 प्लस K3 दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया, 69 to 11K। अब K डैश बाय K डबल डैश कितना हो जाएगा, 1:11। सो दिस इज योर आंसर। मैंने कहा देखिए इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जो भी टाइम कंज्यूमिंग था वो ये था, ये तो बहुत इजी था। देखो
जब आपने 3 पार्ट को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, मतलब आपने पहले इनको पार्ट में डिवाइड किया और फिर सारे पार्ट को एक साथ जोड़ दिया, तो वापस से आपने यही वाली स्प्रिंग बना दी कि नहीं बना दी? सोचिए जरा, मैंने इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया और सबको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सीरीज में कनेक्ट कर दिया मतलब वापस से जोड़ दिया, मतलब आपने वापस से ओरिजिनल स्प्रिंग बना दी। तो जो ओरिजिनल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट होगा तो वही तो इसका यार सीरीज कॉम्बिनेशन का होगा। मुझे ये सॉल्व करने की जरूरत थी नहीं, ठीक है, बट मैंने आपको प्रॉपर सॉल्व किया क्योंकि सबको ये चीज क्लिक कर जाए जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने कहा प्रॉपर प्रोसेस जाओगे तो 2 स्टेप एक्स्ट्रा लगेंगे। यहाँ टाइम देखिए एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन देखिए के डैश की वैल्यू किया जाएगा। और पैरेलल वाला तो वैसे ही बहुत ईजी है ना, और आप रेशियो निकाल सकते हैं, 1:11 आ रहा है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, बस वही इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ये सॉल्व करना आना चाहिए कि सर कैसे आपने लेंथ का रेशियो निकाला है तो के का रेशियो किस तरीके से आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसे अच्छे क्वेश्चन में रखता हूं। 2017 के एक अच्छा क्वेश्चन में काउंट होगा ये, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट प्रॉब्लम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2016। मैंने कहा 2016 का क्वेश्चन है, जरा देखें क्या है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जरा देखिए। A particle moves from point -2i cap plus 5j cap to 4j cap plus 3k cap। इस चीज को ध्यान रखें, 4j cap plus 3k cap हाईलाइट कर लें। When a force of 4i cap plus 3j cap Newton is applied, how much work has been done by the force। मुझसे क्या पूछा गया है? वर्क डन पूछा गया है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मैंने कहा जरा देखते हैं, आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें। मैंने कहा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि सर एक्चुअली आपको पता क्या लगाना है, सर वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें क्वेश्चन क्या होता है, सर लोगों को डिस्प्लेसमेंट ही नहीं पता होता एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सर डिस्प्लेसमेंट, कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना होता है तो दैट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर एक्स या फिर आप बोलोगे ऐसे आर एफ माइनस आर इनिशियल, ये क्या होता है? पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है। तो अगर देखें तो आर एफ कितना है, फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना है, 4j कैप प्लस 3k कैप। तो आप बोलोगे सर दैट इज इक्वल टू 4j कैप प्लस 3k कैप माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना दे रखा है उसने, -2i कैप प्लस 5j कैप, -2i कैप प्लस 5j कैप। आपने बोला फोर्स कितना दे रखा है, फोर्स दे रखा है 4i कैप प्लस 3j कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप दे रखा है आपको फोर्स। सर सॉल्व कर लीजिए, डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है देखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस माइनस 5j कैप प्लस 4j कैप हो जाएगा माइनस j कैप प्लस 3k कैप। ये तो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स वेक्टर आपको पता है, आपने बोला सर जब वर्क डन निकालेंगे तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो i कैप डॉट i कैप से आप ऐसे करेंगे तो 4 इंटू 2 8, 3 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 0, आप इसको 0 के कैप लिख सकते हो, तो 0। तो सॉल्व करेंगे तो कितना है, 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5 जूल। तो दैट इज योर आंसर। अब देखिए कितना टफ क्वेश्चन आया था, इतने टफ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। बस इसमें भी लोग गलत कर देते क्योंकि उन्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना ही नहीं आता है। इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल, वो दोनों का जनरली डिफरेंस ले लेते हैं और वहीं पे गलती कर जाएंगे, प्लस माइनस के साइन में उल्टा आ जाता है, ठीक है। खैर उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको जो ऑप्शन है उसमें भी कोई -5 जूल आंसर नहीं दे रखा है। तो अगर आपने उल्टा भी कर दिया होता तो आप गलती से भी गलती नहीं करते, ठीक है, लेकिन आपको प्रॉपर प्रोसेस आना चाहिए क्योंकि आपके ऑप्शन इस तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो ये 2016 का क्वेश्चन है। मैंने कहा एक और क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम 2016। जरा देखते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स अ वुड ऑफ mass 2 kg which is suspended by a light inextensible string of length 5 meter. As a result, the center of the gravity of the block found to rise a vertical distance of 10 centimeter. The speed of the bullet after it emerges out horizontally from the block will be. वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को ट्राई करें। काफी अच्छा क्वेश्चन, मैं फिर से बोलूंगा सर ये एक अच्छा क्वेश्चन है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन है, हर जगह यूज होता है। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस क्वेश्चन के लिए, तो देखते हैं कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा अगर आपने फिगर बना लिया तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपने बोला कि सर ये कुछ ऐसा था, ये एक यहाँ पे ब्लॉक था और यहाँ पे एक बुलेट आ रही थी, ठीक है। हिट करने के बाद जो सिचुएशन होती है वो कुछ ऐसी हो जाती है। तो ये जो ब्लॉक है वो कुछ ऐसा हो जाता है, यहां कहीं पहुंच जाएगा, ठीक है, और जो बुलेट इसमें से निकल के वो इधर कहीं चली गई होगी।
इनकी कुछ वेलोसिटी दे रखी है, इसका जो मास दे रखा है बुलेट का वो दे रखा है 2 ग्राम, राइट, सॉरी 10 ग्राम, मतलब कितना हो गया 10 की पावर -2 kg। और इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है दैट इज 400 मीटर पर सेकेंड, इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है वो 400 मीटर पर सेकेंड। जो ब्लॉक का मास दे रखा है वो दे रखा है 2 kg, सर बहुत अच्छी बात, ये ब्लॉक का मास दे रखा है 2 kg। और उसने बोला है कि सर ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक कितना हाइट ऊपर चला जाता है, वर्टिकल हाइट हो जाती है उसकी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर -1 मीटर। सारी की सारी वैल्यूज मैं ऐसा यूनिट में रख लेता हूं, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी विद व्हिच द बुलेट इमर्जेस आउट, राइट। यही हमको बताना है कि सर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी कितनी होगी। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोलिजन एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जरा देखिए सिंपल सी बात है, मैंने कहा इनिशियल एनर्जी कितनी थी, ठीक है। इनिशियल एनर्जी कुछ ऐसी थी, मैंने कहा पूरे सिस्टम की इस कंडीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान लेते हैं 0। तो इनिशियल आप बोलते हो मैकेनिकल एनर्जी कितनी थी, सर इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इसकी ½ mv², ½ m की वैल्यू है 10 की पावर -2 और v² मतलब कितना हो गया 4 इंटू 4 16 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो और मैंने कहा चलो बाद में देख लेंगे। ये इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी हो गई। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई आप बोलेंगे, जरा देखिए यहाँ पे कितनी हाइट तक पहुंच गया है। इस हाइट तक पहुंचने का मतलब है अब इससे ऊपर नहीं जा पा रहा है, उसने बोला। तो इसका मतलब ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0। तो मैकेनिकल एनर्जी जो फाइनल हम निकालेंगे वो कितना होगा, जरा देखिए। मैकेनिकल एनर्जी जो फाइनल होगा वो बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ कितना राइज कर गया ये 10 की पावर -1 मीटर। तो इसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई इसकी mgh। तो आप बोलोगे मास कितना था इसका 2, g की वैल्यू कितनी 10 और h की वैल्यू कितनी हो गई 10 की पावर -1 प्लस आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी हो गई। मैंने कहा सर इसके भी काइनेटिक एनर्जी कितनी मान लो ½ mv²। तो ये आपकी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी हो गई, ये आपकी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी हो गई। और क्योंकि सर यहाँ पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन 0 आ रहा है, तो आप बोलोगे सर कि सर मैकेनिकल एनर्जी फाइनल और मैकेनिकल एनर्जी कैसे होंगे, कंजर्व होंगे। कैसे होंगे, कंजर्व होंगे। कि सर क्योंकि यहाँ पे केवल एक टेंशन है और टेंशन का वर्क डन हमेशा कैसा आएगा 0, बिकॉज टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मोशन, हमेशा कैसी है। तो आपको मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और मैकेनिकल एनर्जी फाइनल को क्या कर देना है, इक्वेट कर देना एंड आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसका मास आपको पता है कितना है 10 की पावर -2 है। क्या आप इक्वेट कर पाएंगे? मैं कहा बहुत आराम से कर पाएंगे। आप चाहे तो मैं आपके लिए कर देता हूं। मैंने कहा इसको इक्वेट करेंगे, देखिए ये 10 की पावर -1, ये 10 कैंसिल हो गया। तो इसको इक्वेट करेंगे तो कितना आ गया ½ इंटू 10 की पावर -1 सॉरी 10 -2 v² इज इक्वल टू ½ 10 की पावर -2 इंटू 16 इंटू 10 की पावर 4। ये 2 और यहाँ पर ऐड हो रहा है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप सॉल्व कर लेंगे इसको, तो आप आएंगे 10 की पावर -2/2 इंटू v² इज इक्वल टू ½ यहाँ पे जरा देख लेते हैं 16 इंटू 10 की पावर 2। ये सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2। इसके बाद मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आपको v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं आगे सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन आप इसको लीजिए। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अगेन मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसे अच्छे क्वेश्चन में आप काउंट कीजिएगा, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अगर आपको लगानी आती है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता है। तो आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करते हैं, हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस वर्क एनर्जी एंड पावर। ऑलमोस्ट एवरी ईयर लास्ट के 2-3 ईयर से अगर हम देखें तो कोलिजन का एक क्वेश्चन आ ही रहा है, तो कोलिजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है, लेकिन बच्चों से नहीं लगती है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैं आपको बार बोला हूं मैकेनिकल एनर्जी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन में भी हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा पाते हैं प्रॉपर्ली, कहीं ना कहीं कोई गलती कर जाते हैं और क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है। और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तो लगभग हर क्वेश्चन में आपका लगना ही लगना है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को जो अभी तक मैंने सॉल्व किया इनको प्रैक्टिस कीजिए। बाकी बचे हुए इन क्वेश्चन में अगले वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। आप सारे क्वेश्चन इसी तरीके से इतने ही इजी हैं, सारी चीजें आपको पढ़ी हुई थी। कई बार तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको देखा वर्क इज इक्वल टू F.D से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया आप डेफिनेटली कर पाएंगे। आई होप आपको अभी तक कोई भी डाउट नहीं है। मल्टीपल टाइम्स इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, स्टिल कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल and share it with your friends. So for now, this is it. Stay home, stay healthy. Thank you.